वेलकम डियर स्टूडेंट्स। विश्व इतिहास के प्रश्न पत्र में हम अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने अमेरिका में उपनिवेशों की स्थापना और अमेरिका की क्रांति, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न कारणों की चर्चा की थी। आज हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से अमेरिका के लोगों ने ब्रिटिश वासियों को अपने महाद्वीप से बाहर निकालने का कार्य किया। इससे पहले जब कारणों की चर्चा की थी तो जहां से छोड़ा था वहीं से आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। जब चाय नीति, जो टाउनशेंड की कर नीति थी, उसमें चाय के ऊपर जो कर लगाया गया था, अन्य 4 वस्तुओं पर तो कर समाप्त किया, लेकिन चाय पर कर बना रहा था। चाय पर कर बना रहने का आधार यह बनाया गया था कि उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सत्ता या प्रभाव को बढ़ा रही थी और उसको भारत में व्यापारिक रूप से घाटा हो रहा था। इसलिए कंपनी ये चाहती थी कि हम अमेरिका को एकमात्र चाय के सप्लायर के रूप में रहें, ताकि पूरा का पूरा लाभ है वो कंपनी को मिले और इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति सुधर जाए। इससे अमेरिका वालों को फायदा ये था कि जो चाय कंपनी सप्लाई करने वाली है वो चाय पहले जो सप्लाई हो रही थी उसकी तुलना में काफ़ी सस्ती थी। इसलिए अमेरिका वालों को भी फायदा था, चाय सस्ती मिल रही थी और भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको भी फायदा था। लेकिन अमेरिका के लोगों ने इस सिद्धांत का विरोध करना शुरू कर दिया कि किसी भी प्रकार का कर लगाने की शक्ति वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट के पास में नहीं है, क्योंकि वहां पर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए जब एक चाय से भरा हुआ जहाज आकर के संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर रुका, जिसमें चाय से भरी हुई पेटियां थी और उसको अमेरिका में उतारना था, वो जहाज भारत से गया था और वो जहाज 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को जाकर के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा। तो वहां पर कूलियों के भेष में बहुत सारे अमेरिका के लोग खड़े थे। वो जहाज पर तो कूली बनकर के पेटियां उतारने के लिए चढ़े थे, लेकिन उन्होंने उन पेटियों को उठा करके समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। वे लोग थे जो इस चाय नीति का विरोध कर रहे थे और जब उन्होंने चाय की पेटियों को समुद्र के अंदर फेंकना शुरू कर दिया तो ब्रिटिश अधिकारियों को पता चला कि ये कूली ना होकर के कुछ और ही है। उन सभी का नेतृत्व जो कर रहा था वो था सैमुअल एडम्स। और जब चाय की पेटियां फेंकी जाने लगी तो कंपनी के कर्मचारियों ने उनको वहां से हटा दिया और फिर बोस्टन पर एक नया कानून लागू किया और बोस्टन के लिए 5 नियम निर्धारित किए गए। पहला, कि जब तक जो चाय समुद्र में फेंकी गई है उसका हर्जाना न मिल जाए तब तक ये बंदरगाह बंद रहेगा। यदि बंदरगाह बंद रहता है तो बोस्टन शहर की जो जीवन रेखा है वो खत्म हो जाती है। बंदरगाह बंद होने का मतलब ये था कि वहाँ बोस्टन शहर की अर्थव्यवस्था गर्त में जाना। तो ये इस बोस्टन शहर के लोगों की जो शक्ति थी उसको तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार था। तो उन्होंने कहा कि जब तक जो चाय समुद्र में फेंकी गई है उसको जितना जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना नहीं भरोगे तब तक आपको ये बंदरगाह वो बंद रहेगा। दूसरा, जो क्वार्टरिंग एक्ट था, क्वार्टरिंग एक्ट का अर्थ ये था कि जहाँ पर सैनिक जाते हैं, कंपनी के जो अंग्रेजों के सैनिक जाते हैं, तो उनके रहने, खाने पीने और ठहरने की व्यवस्थाएं वो स्थानीय लोग करेंगे। तो ये एक्ट है वो वापस बोस्टन पर लागू कर दिया और कहा कि जो सैनिक यहाँ पर आएंगे उनके रहने खाने पीने की व्यवस्थाएं यहाँ के मूल निवासियों को करनी पड़ेगी। दूसरा, जो कैथोलिक धर्म के जो लोग थे जो वहाँ पर रहते थे उनको अपना धर्म मानने, उसका पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई। नेक्स्ट, इसमें यह नियम बनाया गया कि हत्या या अन्य जो मुकदमे हैं उन सभी मुकदमों की सुनवाई अब अमेरिका में न होकर के ब्रिटेन में होगी। यदि ब्रिटेन में नहीं होती है तो ब्रिटेन के ही किसी अन्य उपनिवेश में होगी। ब्रिटेन में हो सकती है सुनवाई, ब्रिटेन के किसी अन्य उपनिवेश जैसे भारत में हो सकती है, लेकिन अमेरिका में कोई भी व्यक्ति जिस पर हत्या या अन्य गंभीर अपराध के आरोप हैं उसकी सुनवाई अमेरिका में नहीं होगी। इससे भी अमेरिका वासियों को बहुत ही
नुकसान पहुंचा, क्योंकि अब उनकी सुनवाई किसी अन्य देश में होने वाली थी। और अंतिम, मैसाचुसेट्स जो एक उपनिवेश था, उसका सांसद चुनने का जो अधिकार है वो राजा को दिया गया, न कि जनता को। तो इस प्रकार से बोस्टन के 5 नियम बनाए गए, और इन नियमों ने जो अमेरिका के लोग थे उनके मन में इंग्लैंड के प्रति प्रेम भाव को और अधिक कम कर दिया, और अब वो मिलकर के इस पूरी समस्या का समाधान ढूंढना चाहते थे। इसलिए वो एक स्थान पर मिले, और उसको कहा जाता है प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस। ये जो प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस है, इसका आयोजन 5 सितंबर 1774 ईस्वी में हुआ, और इसमें कुल 12 उपनिवेशों ने भाग लिया। उसमें कुल 13 उपनिवेश थे, जिसमें एक जॉर्जिया जो इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, उसने शामिल नहीं हुआ था। वो 12 उपनिवेश शामिल हुए थे, और इसमें जिन प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया उसमें जॉर्ज वॉशिंगटन और सैमुअल एडम्स भी थे। इस कांग्रेस में बड़ा फैसला तो नहीं लिया गया, लेकिन इतना जरूर कहा गया कि हम लोग अपना एक प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड भेजेंगे, और वो वहां जाकर के अमेरिकी हितों की बात करेगा। और इस संकल्प के साथ ही यह कांग्रेस खत्म हो गई। जब ये कांग्रेस खत्म हुई तो उसके कुछ समय के बाद में लेक्सिंगटन हत्याकांड की घटना हुई। ये लेक्सिंगटन हत्याकांड क्या था? 19 अप्रैल 1775 ईस्वी को हैनकॉक और सैमुअल एडम्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों ही उस समय अमेरिका में प्रभावी नेता थे। जब दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया तो उसके विरुद्ध में जुलूस निकलने लगे, और उस जुलूस का विरोध करने के लिए अंग्रेज सेना ने कुछ लोगों पर गोलीबारी कर दी, और फिर वहां पर अंग्रेजों और स्थानीय लोगों के बीच में झड़प हुई, जो कॉनकॉर्ड के पास में हुई। इसी को लेक्सिंगटन हत्याकांड कहा जाता है। इसमें कुछ लोगों के गोलियां लगी, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। इससे आक्रोश और अधिक बढ़ गया, और इस घटना के 20 दिन बाद ही सभी अमेरिका के लोग इस बार पुनः एकत्रित हुए, जिसको द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस कहते हैं, और इसमें 13 के 13 उपनिवेश शामिल हुए थे। द्वितीय जो महाद्वीपीय कांग्रेस है वो 10 मई 1775 में हुआ, और इसका जो अध्यक्ष था वो वही हैनकॉक था, जिसको पहले गिरफ्तार किया गया था। और इसकी अध्यक्षता में यह सम्मेलन हुआ, और इस सम्मेलन का जो स्थान था वो था फिलाडेल्फिया। और इस सम्मेलन में यह निर्णय कर लिया गया कि अब चूंकि प्रतिनिधिमंडल से बात हो चुकी, कोई ज्यादा फायदा नहीं निकला है, इसलिए अब वो सीधी सीधी लड़ाई होगी, और उस लड़ाई का जो सेनापति है उसको जॉर्ज वाशिंगटन को सेनापति बनाया गया है। और इस सम्मेलन में सेनापति की नियुक्ति के बाद में इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसको अमेरिका का स्वतंत्रता का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो ये घोषणा पत्र था जिसको रिचर्ड हेनरी ने रखा था सबसे पहले, और फिर सैमुअल एडम्स ने इसका समर्थन किया था। और यह घोषणा पत्र जो है वो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को लाया गया था। इसलिए ये प्रस्ताव जब पारित हुआ, उस घटना से ही 4 जुलाई 1776 को ही अमेरिका को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस है वो 4 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। और इस घोषणा में क्या था? इस घोषणा में यह कहा गया कि सभी मनुष्य जन्म से समान हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी व्यक्ति के पास में किसी भी प्रकार के कोई विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। साथ ही इस घोषणा पत्र में कुछ मूल अधिकारों की बात की गई, जिसमें 3 मूल अधिकारों पर सबसे अधिक जोर दिया गया। पहला जीवन का अधिकार था, यानी प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। दूसरा समानता का अधिकार है, यानी सभी मनुष्य समान हैं। और सुख का अधिकार दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सुख भोगने का अधिकार है, और इसके लिए किसी भी व्यक्ति के सुखों का कोई और अन्य व्यक्ति हनन नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से ये स्वतंत्रता की जब घोषणा हुई तो इंग्लैंड के लोगों को भी अब लगा कि अब अमेरिका का उपनिवेश है वो हाथ से छिटक रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी सेनाएं तत्पर कर ली। और पहला युद्ध जो ट्रेटन का युद्ध हुआ वो वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका के लोगों ने लड़ा 1776 में, और उसमें इंग्लैंड की सेना पराजित हो गई। दूसरा युद्ध जो सारगोटा का युद्ध हुआ 1777 में हुआ, उसमें भी इंग्लैंड हारा गया। 1777 के युद्ध के बाद भी इंग्लैंड अभी पूरी तरीके से पराजित नहीं हुआ था।
और दूसरा अमेरिका की जो सेना थी वो न तो कोई प्रशिक्षित सेना थी, न उनके पास में कोई साधन थे, और यहाँ तक कि उनके पैरों में पहनने तक के जूते नहीं थे। इसलिए उन्होंने यह निर्णय किया कि हम अब किसी अन्य विदेशी शक्ति की सहायता लेने का प्रयास करते हैं। और फिर वो सहायता लेने का प्रयास है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया, जिसने फ्रांस जाकर के अपील की कि आप आइए और हमारे साथ लड़िए। और फ्रांस है वो ब्रिटेन से बदला लेना चाहता था अपनी पराजय का, इसलिए फ्रांस है वो अमेरिका की मदद के लिए आ गया और उसने अपनी सेना लाफायते के नेतृत्व में अमेरिका भेजी। स्पेन भी उस समय इंग्लैंड से नाराज था, इसलिए स्पेन ने भी इन क्रांतिकारियों की मदद की। तो इस प्रकार से जब फ्रांस और स्पेन भी साथ में हो गए तो अंतिम और निर्णायक युद्ध यॉर्कटाउन का युद्ध हुआ, जिसको वॉशिंगटन ने जीत लिया। और उस समय अंग्रेजों की सेना का जो सेनापति था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जो बाद में भारत में भी गवर्नर बन करके आया, जिसने टीपू के साथ में तीसरा युद्ध किया और भारत में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। यह वही कॉर्नवालिस था जो अमेरिका में पहले यॉर्कटाउन के युद्ध में वॉशिंगटन से हार चुका था। और जब ये यॉर्कटाउन का युद्ध हुआ तो उसके बाद में इंग्लैंड की सेनाएं पराजित हो गई और अंत में पेरिस की संधि हुई 3 दिसंबर 1783 ईस्वी में। और 1783 की संधि के माध्यम से सभी 13 उपनिवेशों को स्वतंत्र कर दिया गया। इन उपनिवेशों की स्वतंत्रता के साथ ही अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पूरा हो गया। और इसी पेरिस की संधि में कई भारत के प्रदेश भी फ्रांस को मिले, इसके अलावा अफ्रीका के कई प्रदेश फ्रांस को मिले, क्योंकि फ्रांस ने इस लड़ाई में अमेरिका वासियों की मदद की थी। और चूंकि ये संधि भी फ्रांस में ही हुई थी, इसलिए इसका नाम भी पेरिस की संधि है। और इस पेरिस की संधि 1783 ईस्वी के माध्यम से अमेरिका पर से इंग्लैंड का पूरा नियंत्रण समाप्त हो गया। तो इस प्रकार के घटनाक्रम से हमने ये देखा कि किस प्रकार से बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं के सिद्धांत के आधार पर अमेरिका वासियों ने इस औपनिवेशिक राज्य का विरोध करते हुए अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त किया। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इंग्लैंड क्यों हारा, और हम ये भी देखेंगे कि इस स्वतंत्रता संग्राम का अमेरिका और पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा। थैंक यू।